गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस वेबिनार। आज इस वेबिनार में हम एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क का जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था और इस बार 8,773 सीट्स आई हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो आज के वेबिनार में हमारा प्रोसेस ये होगा कि हम इसमें देखेंगे कि आप क्या-क्या एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन में आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, ताकि एज़ एन एस्पिरेंट आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ें। और क्या-क्या इसमें आता है, क्या इसमें पैटर्न रहता है पेपर का, क्या कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स इम्पोर्टेंट हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एक मोटा-मोटा 50 दिन का एक स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे, जिसको अगर आप फॉलो करें, तो आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जो कि आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो हाइलाइट्स रहेंगी, जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो नोटिफिकेशन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन आया है तो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज कितनी आई हैं उस बारे में भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ सैलरी और ग्रोथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है एज ए एसबीआई क्लर्क ऑफिसर। एसबीआई जैसे कि आपको पता है एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो इसमें आपके पास ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस होती हैं और एसबीआई एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए और इसमें आपको जो सोसाइटल रिस्पेक्ट मिलता है वो भी अमेजिंग रहता है। तो इसमें देखेंगे कि सैलरी वाइज क्या आप रेम्यूनरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। फिर एक नज़र डालेंगे सिलेबस पे कि क्या सिलेबस है एसबीआई क्लर्क का और किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक नज़र इस पे भी डालेंगे कि आपका प्रिपरेशन और स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और ले जा सकते हैं उस कंक्लूजन तक जो आप चाहते हैं। उस पे सबकी नज़र डलेगी और साथ ही साथ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या हो। देखिए एग्ज़ाम कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हो, उसमें आपके पास सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। लेकिन अगर हम एक आइडिया दे ले पाएँ कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप क्या क्वेश्चन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से एरियाज़ के क्वेश्चन्स कितने आते हैं और आपकी अप्रोच कौन-सी होनी चाहिए, किसको आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए आंसर करने के लिए, कौन से क्वेश्चन्स आपको जल्दी ईज़ी नंबर्स दे सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है, तो आपको उनको बाद के लिए रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसको हम एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं। अगर हम एक एक मोटा-मोटा आइडिया लें कि क्या करियर पाथ हम देखते हैं एज़ एसबीआई क्लेरिकल, अ, तो एक रहता है कि आप देखिए क्लेरिकल में आप जॉइन कर सकते हैं और साथ ही साथ बैंक में जो ऑफिसर होते हैं उसमें आप जूनियर मैनेजमेंट में स्केल 1 ऑफिसर में जॉइन करते हैं। फिर आप उसमें आगे बढ़ के मिडल मैनेजमेंट पे पहुँचते हैं तो स्केल 2 और स्केल 3 रहता है। थोड़ा-सा और समय बीतता है तो आप सीनियर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें स्केल 4, स्केल 5 की अपॉर्च्युनिटी रहती है और टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ऑफिसर लेवल पे स्केल 6 और स्केल 7 पे होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास मेरिट के बेसिस पे आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं इसमें। तो बैंक में अपॉर्च्युनिटी बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है और मेरिटोक्रेसी रहती है, तो आपको आपके जो हार्ड वर्क है उसका ड्यू रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर हम एक नज़र डालें कि सैलरी लेवल्स क्या हैं बैंकिंग में अलग-अलग एग्ज़ाम्स के और अलग-अलग पोस्ट के, तो अगर हम पोस्ट देखें जैसे आईबीपीएस पीओ उसपे ग्रॉस सैलरी करीब 58,000 आती है और अलाउंस प्लस सीसीए प्लस एचआरए मिला के आपके पास ₹5200 का है रहता है इसमें। एसबीआई पीओ देखें तो एसबीआई पीओ में 65,000 की ग्रॉस सैलरी है और अलाउंस एचआरए इसमें आईबीपीएस पीओ के बराबर ही 5,200 का रहता है। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को अगर आप देखेंगे दोनों की सैलरी 32,000 है और दोनों ही अलायंस वाइज सीसी और एचआरए मिला के 1990 वाले ब्रैकेट में रहते हैं। सिमिलरली आरआरबी पीओ में भी देखेंगे आप तो 58,000 की सैलरी जो कि आईबीपीएस पीओ के बराबर है, लेकिन उसका अलायंस या भत्ता जो है एचआरए वगैरह वो करीब 1990 है। आरआरबी क्लर्क की सैलरी ग्रॉस सैलरी और अलायंस एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के बराबर ही है। तो ये सारी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एज़ क्लेरिकल जब आप जॉइन करते हैं तो आपको क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपकी, जो आपको वहाँ मिलेगा। नाउ अब क्योंकि नोटिफ़िकेशन आया है तो कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। उस बारे में भी हमें थोड़ा-सा देखना चाहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप 17 नवंबर से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 दिसंबर है। तो अभी भी आप देखिए अभी आज हम 24 नवंबर में हैं, तो अभी आपके पास है कुछ दिन। तो आप जितनी जल्दी हो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। लास्ट मिनट डिले के लिए बिल्कुल मत रुकिएगा।
क्योंकि कई बार साइट हैंग हो जाती है, कोई इश्यू आ जाता है और ऐसा हो कि आपका फॉर्म ही ना भरा जाए। तो पेमेंट फीस की जो फीस पेमेंट करनी है और जो एडिट या मॉडिफिकेशन की विंडो है वो सब 7 दिसंबर तक। ऑनलाइन एग्जाम की कभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसका फेज 1 वाला, वो जनवरी 2024 में टेंटेटिव डेट है, मतलब शेड्यूल्ड है कि जनवरी 24 में होगा। डेट एसबीआई क्लरिकल की बहुत जल्दी आ जाएगी, कौन सी डेट को होने वाला है, एक बार फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। जो इसका मेंस का एग्जाम होगा वो जनरली 15-20 दिन के गैप में हो जाता है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। तो ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च में इसका एग्जाम होने की संभावना है। सो आप देखेंगे कि आपके पास अराउंड 2 से ढाई 3 महीने का समय है, जो कि काफी सफिशिएंट है भी और नहीं भी। अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है तो समय काफी है। हम यही आज नजर डालेंगे कि 50 दिन का हम एक टारगेट लेके चले तो उसमें हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को पेस कर सकते हैं, सो दैट आप एक अच्छी सिचुएशन में हो जब आप एग्जाम लिखने जाए। देखिए, इसका प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये समझने की जरूरत है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, वो सबको मेंस एग्जाम में नहीं बिठाना चाहते, तो एक 1 घंटे का एग्जाम कराते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी का रहता है वो ज्यादा। जो इसका मेंस का एग्जाम रहता है वो थोड़ा लंबा होता है, 2 घंटे 40 मिनट के आसपास होता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी बेटर हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है, 2 स्टेज का प्रोसेस है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई क्लरिकल या किसी भी क्लरिकल पोस्ट में जनरली इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराते। तो 2 स्टेज का प्रोसेस है, ऑन प्रीलिम्स और मेंस। अब अगर एक नजर डालें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए, कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी वाइज देखें तो एज लिमिट की पहले हम बात करें कि 1 अप्रैल 2023 तक आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। तो आप अगर इस ब्रैकेट में आते हैं कि 1 अप्रैल 2023 के में आप 20 और 28 के बीच में हैं, तो आप इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो जो 28 साल से ज्यादा है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, या जो 20 साल से कम है वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अपना एज का क्राइटेरिया देखिएगा कि आप इसमें फिट हैं या नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे नजर डालें कि 31 दिसंबर 2023 में आप कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास कोई भी डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी, किसी भी डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटेक किया आपने या बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम किया है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने डिग्री या ग्रेजुएशन कर रखी हो जो कि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करता है, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है इसमें, जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, फाइनल सेमेस्टर में, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनको सिलेक्शन के बाद एक लिमिटेड डेट में अपना ग्रेजुएशन का प्रूफ देना पड़ता है। सो अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अभी थर्ड ईयर में है या अपने फाइनल सेमेस्टर में, उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो उसको अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम स्टेट वाइज होता है, तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें आपकी जो ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज होगी, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 10th या 12th की मार्कशीट में वो दिखाना पड़ेगा कि आपने लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है नहीं। अगर आपने वो एक लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है तो आपके 10th या 12th की मार्कशीट में होगी, तो उसको आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप उत्तराखंड से हैं या यूपी से हैं या मध्य प्रदेश से, जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और आपने अपने 10th में या 12th में हिंदी का सब्जेक्ट रहा है आपके पास, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट में बैठना पड़ेगा अगर आपने उन स्टेट से भरा है। लेकिन मान लीजिए आपने कभी गुजरात से भरा है और आपने गुजराती कभी पढ़ी नहीं है और आप गुजरात स्टेट से एसबीआई क्लरिकल भर रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद भी बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो काफी लोग होते हैं जो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कि कट ऑफ कौन सी स्टेट से कम जा रही है, वो दूसरी स्टेट से भरते हैं, तो उसमें भरने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, या लेट्स से पंजाब में पंजाबी है, या किसी और स्टेट में कोई और लैंग्वेज है, साउथ की किसी स्टेट में है आप, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज को या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए। तो उसके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट आपको अंडरगो करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में ही आपका आपने भरा है या अपनी नॉर्मल अपनी स्टेट से ही भरा है, तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट नहीं पाए गए या आपका वो जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तरह से सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरी स्टेट से भर सकते हैं, ऐसी स्टेट जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है जो लोकल लैंग्वेज है, लेकिन हमें उसका टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ वैलिड होगी। अब एक नज़र डालते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है एसबीआई क्लरिकल का। अ, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम किया जाता है। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं जिसको प्रीलिम्स भी बोला जाता है, जिसपे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आते हैं। और दूसरा जो फेज़ रहता है इसका वो फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम का रहता है, जिसमें इसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आते हैं। कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं होता, आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे टाइप आंसर्स नहीं लिखने होते। आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसके पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस को आपको राइट ऑप्शन को सॉल्व करके टिक करना होता है। तो दोनों ही प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव का यहाँ कोई काम नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए इसमें, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एप्टीट्यूड चाहिए। अगर हम एक नज़र डालें कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न कैसे दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसा कि मैंने कहा कि एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस है, वो 1 घंटे का एग्जाम होता है, 60 मिनट्स और हर सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट दिए जाते हैं। सेक्शंस कौन से होते हैं? 3 सेक्शन मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स हो गया, रीजनिंग एबिलिटी आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज। अब इन सेक्शंस में क्वेश्चंस अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो टोटल मार्क्स 30 हो गए। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स में आपके पास 35 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स उसमें भी 35 रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई डिफरेंशियल मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन के कम है, किसी क्वेश्चन के ज़्यादा मार्क्स हैं और समय भी सारे क्वेश्चंस के सारे सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट आपको अलॉट किया गया है। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में भी आप देखेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट का उसमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। सो टोटल टाइम जो है आपके पास 60 मिनट रहता है और इस 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इसमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये एक स्पीड बेस्ड पेपर है, इसमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही चाहिए और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ। हालाँकि टियर 1 या एसबीआई के प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस की मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल इसका कट ऑफ्स काफ़ी हाई जा भी सकता है अगर स्टेट वाइज़ देखें तो। तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अ, अपने सेक्शंस को आइडेंटिफाई करें, कौन से सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपको थोड़ा उसमें सपोर्ट चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके उसमें मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन कुल मिला के 60 मिनट का पेपर है और 100 क्वेश्चंस है, तो आप मानिए कि आपके पास 1 मिनट से भी कम है एक क्वेश्चन के लिए, 40 सेकंड के आसपास है। तो आपको एफर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इसमें। अब अगर जैसे हम इसकी और बात करें कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क, तो अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आपका हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो 1 मार्क्स मिलता है और अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो नेगेटिव 0.25 हो जाएगा। ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एक्यूरेट पेपर सॉल्व करें, ताकि ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चंस आपने सही करे, वो भी कहीं न कहीं क्योंकि आपने नेगेटिव कर दिया, तो उसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाए। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब आप नो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच टेस्ट एरिया और एग्रीगेट स्कोर। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हर सेक्शन में क्लियर करने, ये अच्छी बात है। और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो अलग-अलग कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी में अलग-अलग कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आती है और बेस्ड ऑन दी आपका जो स्कोर आया है एग्रीगेट स्कोर उसमें आपका नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होता है। जनरली ये देखा जाता है कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं मेन एग्जाम के लिए। तो जैसे मान लीजिए इस बार 8,500 वैकेंसीज हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 बच्चे ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। जो मेरिट लिस्ट में
टॉप पे आए होंगे, उसी बेसिस पे कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया होगा, उसकी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी, जो कि 65, 70, 75 कुछ भी हो सकती है स्टेट वाइज, लेकिन जनरली 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, और ये कैटेगरी वाइज आएगी ना। अगर हम देखें कि मेंस का पैटर्न कैसा रहता है एसबीआई क्लरिकल में, एसबीआई क्लरिकल में मेंस का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पहला सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। हालांकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफी समय से नहीं आ रहे, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्ट तो है हमारे सिलेबस का ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 50 है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, और उसके मैक्सिमम मार्क्स 60 है। इसका दो मतलब है, एक तो ये कि ये सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स बेयरिंग सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स अवेलेबल है, एलोकेटेड है। साथ ही साथ इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके 1.5 मार्क्स है, 2 मार्क्स भी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो आप आइडेंटिफाई कर पाए कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें ज्यादा मार्क्स के, तो और आपको इसके लिए 45 मिनट का समय मिलता है, तो 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन अगर हम देखें तो वो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस बेसिकली आपका करंट अफेयर्स, साथ ही साथ स्टैटिक जीके प्लस इकोनॉमी और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, वो भी 50 क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और क्योंकि ये इसमें आपको कुछ वर्कआउट नहीं करना पड़ता, ये तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस है, तो आपको इसके लिए 35 मिनट का समय मिलता है 50 क्वेश्चन के लिए, और 35 मिनट भी सफिशिएंट होता है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आता है जनरल इंग्लिश का। इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और इसके लिए भी आपके पास 35 मिनट। फिर जो लास्ट सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि स्पेसिफिकली मैथ्स का सेक्शन रहता है। इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें भी आपके पास जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपके पास ड्यूरेशन जो टाइम सेक्शनल टाइमिंग्स है हर सेक्शन, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 मिनट में अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन कर लो जनरल अवेयरनेस वाला, आप बाकी समय किसी और सेक्शन को दो, आपको 35 मिनट उसमें स्पेंड करने ही है। सिमिलरली हर सेक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग टाइम्स दे रखे। टोटल समय जो हमारे पास है, इस ड्यूरेशन जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो 2 घंटे 40 मिनट है, और इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 190 क्वेश्चंस है, और उनके मार्क्स जो एलोकेटेड है वो 200 मार्क्स है। तो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सेक्शन को छोड़ दें तो हर सेक्शन में 1 मार्क्स पे एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। सिर्फ रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 1 से ज्यादा मार्क्स के हो सकते हैं। टोटल समय जो एलोकेटेड है वो अराउंड 2.25 घंटे है, या फिर 2 घंटे 40 मिनट है, जिसमें आपको सेक्शन करना है ना। एक इंपॉर्टेंट अगेन इसमें है मेंस के बारे में बात करें कि नो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच टेस्ट एरिया। आपको कोई मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसी सेक्शन में। हो सकता है किसी सेक्शन आपका खराब हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है नहीं उसमें। और आपको एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट टोटल स्कोर एक मिनिमम लाना पड़ता है, और वो बैंक डिसाइड करता है कि व्हाट इज द मिनिमम एग्रीगेट, डिपेंडिंग ऑन कि कितने बच्चों ने कैसा पेपर किया, पेपर टफ था, इजी था, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। अ, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन के लिए या आगे मेरिट लिस्ट डिसाइड करने के लिए कंसिडर नहीं किए जाते। सिर्फ मेंस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसका कंसिडरेशन होता है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। और जो मेंस एग्जाम है उसी से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट अपना आपका सिलेक्शन होता है। सो प्रीलिम्स में जो भी आपने किया हो वहां से सब, जब मेंस में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस में फिर से गेम जीरो से शुरू होता है, और उसमें आपका जो स्कोर आएगा, अगर आपने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से हाई स्कोर किया तो आपको मेरिट लिस्ट श्योरली आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको मेंस एग्जाम में मैक्सिमाइज करनी है, क्योंकि वहीं से आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। प्रीलिम्स सिर्फ एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। प्रीलिम सिर्फ एक आपको बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को कम करके मेंस एग्जाम में लाने का एक तरीका है, लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर करना जरूरी है। अगर हम एप्लीकेशन फीस और इसकी बात करें कि क्या इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्या पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो इसमें 750 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स की 750 की फीस है, और एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, एक्सेस या डीएक्सएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ्री है ये फॉर्म। तो ये तो बात हुई कि हमारा फॉर्म क्या है, कब की डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम देखेंगे इस एग्जाम में हमने जो बात करी कि प्रीलिम्स और मेंस में हमारी स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है, हम टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके देखेंगे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अगर हम देखें कि
रीजनिंग सेक्शन को। तो रीजनिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स ये जो आपके पास टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। सबसे ऊपर है पजल्स। पजल्स के आप देखेंगे प्रीलिम्स में 11 से 24 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ 35। तो अगर मैं इसका एवरेज भी लूं तो आप ये मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन आप पजल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपके पास पजल्स के आएंगे। और मेंस में भी ये कम नहीं होते। मेंस में भी जैसे हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके पजल्स के होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपके पास 50 किसी भी रीजनिंग के सेक्शन में, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस आपके पास पजल्स के रहेंगे। नाउ पजल्स में कई तरह की पजल्स हो सकती हैं। आपके पास लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारी पजल्स वगैरह हो सकती हैं। ऐसी अगर आप देखें, एक सेक्शन, एक का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसके भी प्रीलिम्स में आप 1 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन। ये इजी टॉपिक होता है। डायरेक्शन सेंस, इसके भी 1 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, 1 से 5 क्वेश्चन मेंस में। फिर सिंबल एंड नोटेशन जो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होता है, इसके भी आप देखेंगे 2 से 5 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मेंस में। कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आप 1 to 5 क्वेश्चन लिखा है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए 3 से 5। सीक्वेंस, लेटर, डिजिट, सिंबल, अब जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन वो मेंस में नहीं आते, लेकिन प्रीलिम्स में आप मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन रैंकिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में दिखाई देता है लेकिन मेंस में नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स है, इनके क्वेश्चन भी मेंस में अमूमन नहीं आते, लेकिन प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये है आपके पास डिडक्शन या सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स का ही टॉपिक है ये भी मेनली। मेंस में बहुत रेगुलरली नहीं देखा जाता, लेकिन इनपुट आउटपुट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने के थोड़ा समय लगता है और प्रीलिम्स में हमारे पास स्टूडेंट के पास उतना समय होता नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी मेंस में जनरली देखे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं देखे जाते। बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि प्रीलिम्स में भी हो सकते हैं और मेंस में भी हो सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, वो भी थोड़ा सा रीडिंग बेस्ड रहता है, उसमें समय लगता है, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको प्रीलिम्स का पार्ट नहीं बनाते, मेंस में ही पूछा जाता है। लेकिन उसका एक अच्छा खासा नंबर रहता है, 5 से 8 क्वेश्चन आप देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के रहेंगे। डेटा सफिशिएंसी ये टॉपिक है जो कि मेंस में अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं होते। अगर हम इसकी समरी करें कि कैसे हम रीजनिंग को अप्रोच कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पजल्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि काफी क्वेश्चंस पजल्स के आते हैं, अराउंड 50 से 60%। कोडिंग डिकोडिंग भी ऐसे टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है। सिंबल नोटेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड डिडक्शंस, ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में दिखाई देते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में दिखाई देते हैं, हालांकि हम ये नहीं कहते कि वो मेंस में नहीं आ सकते, लेकिन जनरली उनका जो क्राइटेरिया है कि वो प्रीलिम्स में रहते हैं। उसमें सेट ऑफ नंबर या वर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, रैंकिंग, सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट एंड सिंबल, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं और ये प्रीलिम्स का ही पार्ट होते हैं, जनरली मेंस में ये दिखाई नहीं देते। और कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन अगेन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उस समय उनका डिफिकल्टी लेवल कम होगा। लेकिन जनरली मान के चलिए टॉपिक जो इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी है, क्रिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये टॉपिक क्योंकि थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो जनरली ये मेंस का हिस्सा होंगे, प्रीलिम्स का हिस्सा नहीं होंगे। अगर प्रीलिम्स में आएंगे भी तो उनका लेवल काफी नीचे होगा, ताकि स्टूडेंट उसको जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट ये एक समरी आपके दिमाग में मोटा मोटा रहनी चाहिए, कौन से टॉपिक मेरे को प्रीलिम और मेन दोनों में हेल्प करेंगे, उसमें आपका ज्यादा समय जाना चाहिए। और कौन से, और आपके पास अगर एक डेटा होगा कि कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है, उसमें एक हम आइडेंटिफाई कर सके, तो हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे हमारे नंबर खिंच सकते हैं। जैसे पजल्स को इग्नोर नहीं कर सकता, पजल्स जैसा टॉपिक तो इग्नोर किया ही नहीं जाना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग है, ये हो सकता है आपको कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ऐसे काफी टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हिस्सा है, ऐसे कई टॉपिक हैं जो सिर्फ प्रीलिम का हिस्सा है, और ऐसे कई टॉपिक हो सकते हैं जो सिर्फ मेंस का हिस्सा हो। अब हम बात करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, रीजनिंग के लिए। आपको क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले है एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, जो कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इस तरह के क्वेश्चन है, जिसमें आपको एनालिसिस करके आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जनरली क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद आप सिंबल नोटेशन बेस्ड कंक्लूजन ले सकते हो, जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं।
उसके बाद आप सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स वाले कर सकते हो, उसके बाद सीक्वेंस, लेटर, डिजिट, सिंबल वाले, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब स्टैंड अलोन क्वेश्चन होते हैं इसलिए आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप अगर इनपुट आउटपुट या डिसीजन मेकिंग का कोई क्वेश्चन आया है, जनरली मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते, तो वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद डिडक्शन के, उसके बाद आप पजल्स पे आइए, क्योंकि देखिए पजल्स वाले क्वेश्चन थोड़ा समय लेंगे, तो आप पजल्स पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप पहले जो क्वेश्चन इजी हैं, जो स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पजल्स के बाद आपके पास जो लास्ट में प्रायोरिटी में रहना चाहिए, वो डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। हालांकि नॉन वर्बल रीजनिंग काफी समय से, लास्ट फ्यू ईयर से आया नहीं है, लेकिन एग्जाम का पार्ट तो है ही। सिमिलरली डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग अगेन मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में जनरली इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्रिटिकल रीजनिंग के तो नहीं पूछे जाते, डेटा सफिशिएंसी फिर भी थोड़ा आसान क्वेश्चन होके शायद आ सके। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि कौन से आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, जो स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, जो सिंपल सवाल है, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आप एनालिटिकल रीजनिंग से जल्दी निकाल सकते हो, वो क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, क्योंकि पजल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आप उसके बाद पजल्स कर सकते हो, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कभी क्रिटिकल रीजनिंग से मत शुरू कीजिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है और थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, तो आप उसको बाद के लिए रख सकते हैं। ऑलवेज अटेम्प्ट सेट बेस्ड क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। तो अगर आप राउंड वाइज करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको सेट बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि सेट बेस्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपके पास एक सेट आप सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत सारे आंसर उसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब आप बहुत सारे आंसर्स इकट्ठे आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हिसाब से जो है, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिंबल नोटेशन, डायरेक्शन सेंस, फिर आपके पास सेट ऑफ नंबर्स, वर्ड सीक्वेंस, एनालिटिकल पजल्स, डिडक्शन, इनपुट आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन पजल एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कोई भी टॉपिक अवॉइड ना करें, निग्लेक्ट ना करें, हम अपनी प्रिपरेशन सेलेक्टिव ना करें। हमारी कोशिश ये हो कि हम इस पे प्रिपरेशन फोकस रखें कि कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पर हमारी प्रिपरेशन ज्यादा होनी चाहिए। कौन से टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस में इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखते अपनी प्रिपरेशन को हमें पेश करना चाहिए। अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करें, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते क्रिटिकल रीजनिंग में, तो स्पेशली स्टेटमेंट एजम्पशंस वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट इन्फरेंसेस वाले, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, जिसमें कहता है कि ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, आपको एक सिचुएशन दे रखी होती है, तो उसमें पूछता है जी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये टॉपिक्स हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक आइडिया है कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को लेके अपनी तैयारी करनी चाहिए ना। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन में, ऑब्वियसली यू रिक्वायर वेरी गुड लॉजिकल स्किल, आपको अच्छी लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए, और आप क्वेश्चन को समझ के और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन हमारी लॉजिकल स्किल्स की ऐसी होनी चाहिए, एबिलिटी सेक्शन जो है उसके लिए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए हम जितनी प्रैक्टिस कर सके। एनालिटिकल पजल्स की देखिए से हमने बात करी थी, आपको क्लूज गिवन होते हैं, आपको एक पजल बनाना है, अरेंजमेंट करना है, या आपको लाइन अप करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स आप सॉल्व कीजिए, और उसके आप देखिए कि क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इससे हम बच नहीं सकते, हमें इसको अच्छे से अप्रोच करना ही पड़ेगा। अगर हम लॉजिकल तरीके से देखें, हमें जो क्लूज गिवन होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। कई क्वेश्चन होंगे जिसमें पॉसिबिलिटीज भी बनती है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका प्रैक्टिस बेटर होगा। अच्छा, कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट में आप फोकस ऑन आइडेंटिफाई लॉजिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट में आप देखो लॉजिक ऐसा निकालो जो सामने से ना दिख रहा हो, लेकिन आप उसको फिगर आउट कर पाओगे तो आपका इजी हो जाएगा। अगेन इसमें भी आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, खूब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं एग्जाम सिचुएशन में कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स में, स्पेशली कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनपुट आउटपुट में, उतना आपकी एनालिटिकल स्किल्स बेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड फैमिली रिलेशन। देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा आए हैं एग्जाम,
तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन तरह के क्वेश्चंस में आपका फोकस रहना ही चाहिए, है ना? तो उसके लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अलग-अलग क्वेश्चन टाइप्स देखिए। सिमिलरली इनइक्वालिटी सिंबल नोटेशन में ये इजी सेक्शन होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होता है और जनरली स्कोरिंग होता है। तो स्कोरिंग में ये ध्यान रखना है कि आप कॉम्प्लेसेंसी में कोई मिस्टेक ना करें, अदरवाइज इनइक्वालिटी जो सिंबल नोटेशन का सेक्शन होता है वो काफी स्कोरिंग रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग जनरली लंबा सेक्शन होता है और ऑप्शंस उसमें क्लोज होती है। रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स में क्या होता है, आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको आंसर वर्कआउट कर लेते हो, आप मिल जाता है। इसमें आंसर चॉइसेस क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड ये टॉपिक रहता है, तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन जो है काफी क्लोज रहते हैं। ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज स्किल्स अच्छा चाहिए, लॉजिकल स्किल्स अच्छा चाहिए, आपको ये समझना चाहिए ऑथर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस होना चाहिए, आप पढ़ सकें, समझ सकें कि उसने बीच में किस तरह की रीजनिंग दे रहा है। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एंड लैंग्वेज स्किल्स चाहिए और ये टॉपिक जनरली टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जनरली हम मानते हैं कि इसको आपको लास्ट में करना चाहिए ताकि आप ये समझ पाए कि जितने भी आपने सेक्शंस लिए हैं, वो सेक्शन सारे तभी काम करेंगे जब आप नेगेटिव मार्क्स से बचें। और ये सेक्शन ऐसा है क्रिटिकल रीजनिंग का जिसमें नेगेटिव होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस काफी क्लोज है। चलिए, रीजनिंग को हमने डिटेल में स्टडी किया, अब थोड़ा सा नजर हम डालते हैं प्रीलिम और मेन एग्जाम के क्वांट और डीआई पे। तो क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन जो होता है उसमें दो पार्ट है, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम डीआई भी बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स रहते हैं आपके पास। प्रीलिम्स में देखेंगे आप तो क्वाड्रेटिक कंपैरिजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, एक एक्स में, एक वाई में या किसी और वेरिएबल में, उसको आपको कंपेयर करना होता है। प्रीलिम्स में आप देखेंगे 0 से 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और मेंस में तो आते ही हैं 3 से 5 क्वेश्चन, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ ये क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व। सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस में नहीं आता है और 10 से 12-15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, जो कि अगेन स्पीड बेस्ड पेपर है जिसमें प्रीलिम्स में आपको पता है कि समय कम होता है। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब आप समझिए 35 में से 10-12 क्वेश्चन तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन क्या है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप जनरली देखेंगे मेंस में आएंगे। सीरीज के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी कुछ आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर मेंस में दिखाई देते हैं। इंडिविजुअल क्वांट क्वेश्चन मतलब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में मान के चलिए 5 से 12 के बीच में रहेंगे, लेकिन मेंस में जो है वो वही वैल्यू 10 से 15 के बीच में हो सकती है। देखिए अलग-अलग शिफ्ट में पेपर हो सकता है, तो किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं। इस तरीके से एक रेंज दी हुई है कि इंडिविजुअल क्वांट क्वेश्चन ऐसे रहे। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रीलिम्स में इसका पोर्शन सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन का है, लेकिन मेंस में ये बिल्कुल पजल्स की तरह हैवी हो जाता है। 50 में से आधे क्वेश्चंस आप मान के चलिए 40% क्वेश्चन जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास ग्राफ के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके पास केसलेट डीआई हो सकती है, मिसिंग डीआई हो सकती है, अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मेंस में इनका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। तो मेंस की तैयारी करते हुए आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस अलग ही लेवल का होना चाहिए। प्रीलिम्स में चल जाएगा, प्रीलिम्स में तो आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन हैं और आप 35 क्वेश्चन टोटल है, तो आप 1 सेट या 2 सेट बना पाए तो भी ठीक है, नहीं तो आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन मेंस में आप देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप देखें डेटा सफिशिएंसी क्वांट्स में भी होता है, तो प्रीलिम्स में उसका वेटेज नहीं है, लेकिन मेंस में उसके क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली डेटा कंपैरिजन एक ऐसा टॉपिक है जो हाल ही कुछ सालों से आ रहा है। ये प्रीलिम्स में नहीं होता क्योंकि इसमें भी आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन करना होता है, आपके पास तो आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे समय ज़्यादा होता है, आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को, तो ये मेंस का पार्ट रहता है। ना अगर हम देखें कौन से टॉपिक, जैसे हमने रीजनिंग में देखा था कौन से टॉपिक प्रीलिम्स और कौन से टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कई टॉपिक्स हैं जो बहुत दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, अर्थमेटिक टॉपिक्स लाइक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन जिसको हम ईआरपी भी बोलते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टीडब्ल्यू, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एवरेजेस, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं ये दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स ये समझिए कि सीरीज जैसा टॉपिक जो है वो आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है, डीआई भी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये टॉपिक्स के लिए आपको कैलकुलेशन स्पीड अच्छी चाहिए। साथ ही साथ ये टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, उसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक कंपैरिजन हो सकता है। ये टॉपिक जनरली आप देखेंगे मेंस में नहीं आते, प्रीलिम्स में आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं
और रीजनिंग की तरह ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, फिर लेकिन उस समय उनका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो काफी कम, जैसे डेटा सफिशिएंसी है, डेटा कंपैरिजन है। अमूमन मोस्टली ये देखा जाता है कि ये टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में नहीं आते, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है सॉल्व करने के लिए, तो जनरली ये मेंस में आता है। अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रैटेजी एंड टिप्स हो सकते हैं क्वांट्स एंड डीआई के लिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन में देखिए डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है, कुछ जो सिंपल लेवल वाले हैं उनको पहले कीजिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो अगर आप ये अटेम्प्ट करें कि मैं कौन से क्वेश्चन जल्दी कर सकता हूँ, उस पर फोकस करते हुए करें, तो 5 अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के आए तो हो सकता है उसमें से 3 आसान और 2 मुश्किल हो। आप वो 2 मुश्किल के छोड़ के बाकी कुछ और अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें आपके नंबर जल्दी बन जाए। इंडिविजुअल क्वांट क्वेश्चंस फिर आप देखिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एजेस रेशियो, इनके अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपका आइडिया होना चाहिए कि आप डेटा सफिशिएंसी और डेटा कंपैरिजन की तरफ जाएं, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आप निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मेंस में जनरली देखा जाता है। डीआई में सिलेक्शन ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी डीआई एक जैसी नहीं होती, कुछ डीआई होती है जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव होती है, स्पेशली केसलेट डीआई। केसलेट डीआई को आप बात के लिए प्रायोरिटी में ना रख के बाद में रख सकते हैं। और हर एक डीआई सेट में भी ऐसा होता है कि आपके पास एक डीआई सेट है, उसमें पहले 3 क्वेश्चन आसान है, लास्ट के 2 क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन वाले। तो आपको कोई ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही छटूं वहां से। ऐसा भी हो सकता है आप 3 क्वेश्चन कीजिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, है ना, या कुछ उसकी जगह कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए होता ये है कि आपको ये लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, मेरे को डेटा समझ में आ गया, लेकिन डेटा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें डिसीजन कैसे लेते हैं कि आप 5 में से 4 करेंगे, पांचों करेंगे, 3 करके 2 छोड़ देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि डीआई मुश्किल लगती है लेकिन उसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, तो आप कई बार डीआई इस बेसिस पे भी उठाते हो कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए। अगर क्वेश्चंस का हमें आइडिया लग जाए तो उसके बेसिस पे हम डीआई का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है देयर आर लाइकली टू बी इजी क्वेश्चन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सेट। अब बहुत डिफिकल्ट सेट दिख रहा है लेकिन उसने पहला क्वेश्चन एवरेजेस का पूछ लिया, या पहला क्वेश्चन उसने सम टोटल का पूछ लिया, तो वो आसान हो जाता है सवाल। और देखिए डीआई अगेन कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अप्रोक्सीमेशन का सहारा लें। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, आपको वहां पे ऑप्शंस होते हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को आइडिया लेते हुए क्वेश्चन की वैल्यूज निकालते हुए चले। देखिए वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब यही है कि आपके पास ऑप्शंस है, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व करके नहीं निकालने। अगर आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसका आंसर 4000 के आसपास होगा, जो भी ऑप्शन 4000 के आसपास है उसको मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। एक तो इम्पोर्टेंट है कि आपको टेबल्स आने चाहिए 20 तक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन किसी भी शॉर्टकट पे बेस्ड नहीं होती, कैलकुलेशन बेस्ड होती है आपकी बेसिक्स की लर्निंग पे। और बेसिक्स क्या होते हैं आपके, जो 20 तक मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको अपना 20 तक मल्टीप्लिकेशन की टेबल्स याद है तो काफी वैल्यू आप रिलेट कर सकते हैं। वैल्यू रिलेट करने का मतलब है कि आपके पास एक नंबर थ्रो किया जाए और उस नंबर के बारे में आपको आइडिया हो कि इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये किससे डिवाइड हो सकता है, इस तरीके से। वो क्लैरिटी तब आएगा जब आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 1 से 20 तक बिल्कुल पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है उसको कवर करना। स्क्वायर्स और क्यूब्स जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर्स आने चाहिए और 1 से 20 तक क्यूब वैल्यूज याद होनी चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपको अपनी कैलकुलेशन में तो हेल्प करेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे सीरीज के क्वेश्चंस में स्क्वायर और क्यूब्स के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेंसुरेशन है उसमें भी काफी स्क्वायर और क्यूब वैल्यूज यूज होती हैं, तो स्क्वायर और क्यूब्स इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल वैल्यूज मतलब परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। नाउ रेसिप्रोकल वैल्यू मतलब 1/1, 1/2, 1/7, 1/5, इनकी आपको परसेंटेज वैल्यूज याद होनी चाहिए और उनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज। जैसे अगर हम 40% बोले तो वो 2/5 होता है, हम 42.84% बोले तो वो 3/7 होता है, अगर हम 55.55 बोले वो 5/9 होता है, अगर हम 81.81 बोले तो वो 9/11 होता है। तो अगर हमें ये वैल्यूज याद रहेंगी, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, तो बहुत सारे परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपका समय बचता है। देखिए सॉल्व तो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन समय बचाना भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज ये याद रहनी चाहिए।
कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 मतलब एक स्कूल में 52% बॉयज है तो आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए उसमें 48% गर्ल्स है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 मतलब 100 से माइनस करके क्या आएगा। देखिए सम टोटल परसेंटेजेस का जनरली 100 होता है, तो अगर आपको बोला जाए 73% लिटरेट है तो 27% इलिटरेट है, तो आपको ये बड़ी जल्दी निकालना होता है। ये आपको सिर्फ देख के किसी भी वैल्यू का 100 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। हर चीज के लिए पेन उठा के सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 याद करने चाहिए। परसेंटेज कैलकुलेशन लाइक आई सेड उसमें आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज हेल्प करेंगी। उसके अलावा आपको परसेंटेज जैसे आपसे पूछा जाए 40% ऑफ 960 क्या होगा, तो आपका कैलकुलेशन का फास्टर तरीका होना चाहिए। वो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो किस तरीके से कैलकुलेशन फास्टर कर सकते हो। देखिए ये बात क्लियर है कि स्टैंडर्ड तरीके से हम करने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाता है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक मेथड यूज करने पड़ते हैं कि हम जल्दी कैलकुलेट कर पाए। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन में फाइंडिंग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक जो आपने 8th 9th 10th में पढ़े जिसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें थे, ये आपको डेटा सफिशिएंसी और डेटा कंपैरिजन के क्वेश्चंस में भी बहुत सारा हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल बात यह है कि क्वांट्स को इम्प्रूव करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप हर दिन कैलकुलेशन के लिए 15 से 20 मिनट दीजिए। हर दिन कोशिश कीजिए कि आप वो वैल्यू सॉल्व कर रहे हो जो आपको लगता हो कि ये डिफिकल्ट लगती है। ओरली सॉल्व करने की आदत डालिए। मेंटल कैलकुलेशन पे जोर दीजिए। पेन पे डिपेंडेंस कम कीजिए। जितना आप मल्टीप्लाई मेंटली कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए। ठीक है डिफिकल्ट नंबर है, ट्रिक्स सीखिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं, 25 से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको कैलकुलेशन को लेके आप अपने क्वांट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही फर्क डाल देता है किसी के 25 क्वेश्चन करने में और किसी के 32 क्वेश्चन करने में। ये 6-7 क्वेश्चन का ही गेम रहता है, मार्जिन बहुत छोटे मार्क्स का रहेगा। अगर आप 25 कर रहे हो, 25 से 28 करना है, तो उसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय बचाना पड़ेगा। और समय बचेगा कहाँ से, जब आप अपनी चीजों को बिल्कुल ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। चलिए हमने क्वांट्स की बात करी, मैथ्स की बात करी, रीजनिंग की बात करी। अब थोड़ा टाइम हम इंग्लिश लैंग्वेज पे भी देते हैं कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस में कैसा रहता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप देखेंगे प्रीलिम्स में 7 से 10 क्वेश्चन है, मेंस में 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए। क्लोज टेस्ट प्रीलिम्स में 5 से 7, मेंस में जनरली क्लोज टेस्ट नहीं आता। पैराफॉर्मिंग क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अगेन आते हैं, मेंस में जनरली नहीं देखे जाते, कम देखे जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों में थोड़े बहुत आते ही आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तरह थोड़े बहुत आते हैं, मैच द कॉलम। सिनोनिम एंटोनिम जनरली प्रीलिम्स में नहीं मेंस में आते हैं। ईडियम फ्रेजेस भी जनरली मेंस में आते हैं। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन में डोमिनेट करता है। प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट या 3 सेट रहेंगे, और क्लोज टेस्ट प्रीलिम्स में काफी आता है, पैराफॉर्मिंग क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम देखें वर्ड यूसेज, वर्ड इंटरचेंज या रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ये सारे सेक्शंस अलग अलग एरियाज हैं जो आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन यानी कि ग्रामेटिकल एरर जो ग्रामर की पार्ट है, वो प्रीलिम्स में अराउंड 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मेंस में जनरली कम क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एरर आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये मेंस में जनरली देखा जाता है, प्रीलिम्स में इसको नहीं देखा जाता। अब इसमें भी देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल सेंटेंसेस, फिलिंग द ब्लैंक्स और ग्रामर। देखिए ये बिल्कुल इंग्लिश का बिल्कुल मेन पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पैराजंबल सेंटेंसेस और फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आप देखेंगे दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफी आते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में दिखाई देते हैं, जिससे मेंस में जनरली नहीं दिखाई देते। क्लोज टेस्ट हो गया, मैच द कॉलम हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, सेंटेंस स्टार्टर्स हो गया। ये टॉपिक्स आपको सिर्फ प्रीलिम्स में दिखाई देते हैं, मेंस में जनरली नहीं दिखाई देते। और कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में दिखाई देते हैं, प्रीलिम्स में आएंगे तो उनका डिफिकल्टी लेवल कम होगा। उसमें पैरा फॉर्मिंग क्वेश्चन, ऑड वन आउट हो गया, पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये अगेन रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समय लगता है। थीम ऑफ पैसेज, मल्टीपल एरर्स, ये जितने भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे ये मेंस का जनरली पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स का नहीं होता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर देके देखिए, मेमोरी बेस्ड या जो लास्ट ईयर का एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ हो, एक उसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह लीजिए, आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आप किस सिचुएशन में। अब स्ट्रैटेजी एंड टिप्स देखें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए।
तो आई थिंक सबसे पहले आपको क्लोज पैसेज से स्टार्ट करना चाहिए, वो सबसे इजीएस्ट रहते हैं। उसके बाद आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं, वो भी फटाफट हो सकते हैं। आरसी शुड बी अटेम्प्टेड नेक्स्ट इजी क्वेश्चन प्लस द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो आरसी में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रामर और सेंटेंस स्टार्टर वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद पैरा फॉर्मिंग क्वेश्चन या ऑड मैन आउट वाले, और थीम ऑफ पैसेज और पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन लास्ट प्रायोरिटी में रहने चाहिए। देखिए, वोकैबुलरी पे आपको खास फोकस करना है। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आपको फ्री के नंबर दे देती है, बिकॉज आपको अगर वर्ड का मीनिंग पता है, या आपके सिनोनिम एंटोनिम आए, या आपके क्लोज पैसेज में आप देख रहे हो, आप उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप हर दिन एक टारगेट रखो कि मेरे को 30 से 35 वर्ड, 20 से 30 वर्ड ही चलिए, 20 से 30 वर्ड याद करने, तो आप काफी ग्राउंड कवर कर लेंगे कुछ समय, और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा लाइफ लॉन्ग। और वोकैबुलरी का फायदा ये है कि इसके फटाफट इजी नंबर मिलते हैं। आपको आता है आंसर, तो आप 4-5 नंबर की सीधे लीड ले सकते हो दूसरे के ऊपर। और कोशिश ये कीजिए, आप कोई वर्ड याद करें तो उसके सिनोनिम एंटोनिम्स भी देखें, उनको कहीं नोट कर लें या उनको रिवाइज करें। वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, जितना आपको याद रहेगा उतना आप रिवाइज करते रहेंगे, उतना आपको याद रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप रीड करें खूब सारा। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, और जनरली इकोनॉमी और बैंकिंग बेस्ड पैसेज पढ़ें, क्योंकि जनरली वो देखे जाते हैं इन एग्जाम्स में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका रीडिंग स्किल्स बेटर हो। और रीडिंग स्किल्स अगेन वोकैबुलरी पे भी डिपेंडेंट होता है, ताकि आपको उनका वर्ड का कंटेक्चुअल यूसेज समझ में आए, और ग्रामर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे फिगर आउट करते हैं उसको। रीडिंग स्पीड आप इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग स्पीड के लिए आपको थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने एक टारगेट सेट करके करें कि मैं कितने वर्ड्स पर मिनट रीड कर रहा हूँ। तो अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप मॉनिटर कर पाएंगे कि मेरा कैसा चल रहा है रीडिंग स्पीड। क्योंकि रीडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हम ये देखते हैं कि एट टाइम्स ये होता है कि हम रीड तो कर रहे होते हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारी स्पीड बहुत कम हो रही होती है। और स्पीड का ही गेम है, हम जितना जल्दी रीड कर पाएंगे, और ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगता है। आपको वो समय देना चाहिए अपने आप को। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और आप आर्टिकल पढ़ के उसके न्यूज़पेपर को बंद करके एक बार सोचें कि क्या क्या हुआ था उसमें, और फिर उसको एक बार दोबारा से रीड करें। तो आपको ये रहेगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन कितना हुआ, आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगा उसमें। ग्रामर में जनरली बोला जाता है रूल्स बहुत सारे होते हैं, आपको उनको बाय हार्ट नहीं करना, उनको रटना नहीं है, हमको उनका यूसेज देखना है। अगेन आपका ग्रामर उतना इंप्रूव होगा जितना आप रीडिंग करेंगे। जितना आप रीडिंग करेंगे तो आपको उसका खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ पे टेंस यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्लूरल कहाँ यूज हो रहा है, किसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आपकी ग्रामर को भी इम्प्रूव कर रहा होगा, सबकॉन्शियसली आपकी वो गैप को भी इम्प्रूव कर रहा होगा। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि अगर आप रूल्स याद करते हैं तो उनका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, रिसेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी चीज में सिर्फ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे यूसेज हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट। अब प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे अपने एग्जाम को एस कर सकते हैं। गो स्टडी पेस योर प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि आप देखिए आप पहले कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप नए एस्पिरेंट हैं, आपकी तैयारी कुछ हो चुकी है, कुछ कर चल रही है, आप अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से पेस कीजिए। नंबर ऑफ आवर्स देखिए आप कितने दे सकते हैं। प्लानिंग कीजिए कि आपका कोर्स कैसे प्लान करेंगे आप। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए सबसे पहले, और उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही रिक्वायर्ड है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कौन से टॉपिक में कैसे हैं। स्टडी मटेरियल बुकलेट जो भी आप फॉलो करते हैं या टाइम की फॉलो करते हैं, उसमें सेक्शनल टेस्ट दीजिए आफ्टर कवरेज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो पाए कि मैंने ये टॉपिक कवर किया तो मेरे को कितना इसका अभी समझ में आया ये। फिर आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखिए। देखिए कईयों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ्स वीक होगा, कईयों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश वीक होगा, रीजनिंग किसी का स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का वीक होगा। आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। रीजनिंग के अंदर भी आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। क्या वो ऐसी, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया लेट्स से पजल्स है, तो कोशिश होनी चाहिए पजल्स को कंसोलिडेट किया जाए और अच्छा किया जाए, और जो वीक एरियाज है उनको भी ना छोड़ा जाए, बल्कि उन पे भी ज्यादा मेहनत की जाए। तो ये आइडेंटिफिकेशन आप होगा आपको कि कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो आप उस हिसाब से टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है।
जब आप अपने बेसिक्स पढ़ लें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया है, उसके बाद आप बिल्डिंग स्पीड पे ध्यान दीजिए। स्पीड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? मॉक टेस्ट लिख के, ऑनलाइन पेपर बेस और उनका एनालिसिस करके। देखिए, आपको अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पेपर को खत्म करना है, तो आपका स्पीड तो होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने मर्जी आप पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली आपको उनको टाइम बाउंड में खत्म करना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। और उसका सही मेजर कब होगा? जब आप सेक्शनल टेस्ट लिखेंगे या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखेंगे, तो आप क्योंकि देखिए आपके पास सेक्शनल टाइमिंग्स भी रहती है हर सेक्शन की, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम है, तो आपको उस सेक्शनल टाइमिंग में उस सेक्शन को अच्छे से अच्छा करना है। तो इसलिए वो मॉक की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप रेगुलर मॉक डिस्कशन, रिवीजन और वर्कशॉप क्लासेस अटेंड कीजिए। देखिए बाकियों ने कैसे किया, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता था, और कोई बेटर वर्कशॉप में देखिए कोई और तरीका हो सकता था उस क्वेश्चन को करने का, या आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसा था, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था, क्या आपने टफ क्वेश्चंस पहले किए, इजियर क्वेश्चन हटा दिए, डीआई में आपका सिलेक्शन डीआई का ठीक था नहीं था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका सिलेक्शन सेट का ठीक था नहीं था, या फिर आपने इजी क्वेश्चन जो बाद में थे वो छोड़ दिए। तो ये सब डिस्कशन में निकल के आएगा, या आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे जितना मर्जी, लेकिन जब आप डिस्कशन करेंगे क्लासेस में जाके, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। बी रिजल्ट ओरिएंटेड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप्स एंड वेटेज ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम। देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करें। आप ये देखिए कि आप ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए। वो तब होगा जब आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझेंगे, एग्जाम चाहता क्या है, एग्जाम पूछ क्या रहा है, और मेरा उसके लिए जवाब क्या है। तो आप देखिए वेटेज ऑफ क्वेश्चंस अलग-अलग होते हैं। अब पजल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में भी मेंस में आता है, तो आपको पता है कि उसको हम बात के लिए रख सकते हैं। तो न्यू क्वेश्चन टाइप्स क्या है, उससे आपको अपडेट होना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चन किसके आए हैं, जो हमने स्टडी प्लान में डिस्कस किया, उस तरीके से। और एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है कि जीए और वोकैबुलरी ये एवरीडे होनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखेंगे ये रियल गेम चेंजर्स हैं इन योर सिलेक्शन। ये इजी मार्क्स होते हैं। 35 मिनट आपको जीए के लिए मिलेंगे मिलेंगे मेंस में, 35 मिनट वोकैबुलरी के लिए मिलेंगे मिलेंगे, इंग्लिश से भी। तो अगर इसमें आप 35 मिनट में जीए में आपने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपने वोकैबुलरी अपनी बिल्ड कर ली, और उसकी वजह से आपका इंग्लिश सेक्शन मैक्सिमाइज हो गया, तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता, मेरिट डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैथ्स और रीजनिंग सारी जनता कर रही होती है, मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा लीड नहीं ली जाती, लीड ली जाती है इन्हीं सेक्शन में, इंग्लिश जो कि वोकैबुलरी से ड्रिवन होगा, और जीए सेक्शन। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दिया कि सारे सेक्शंस कैसे हैं। अब हम एक स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट 50 दिन में आप इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक एंड प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हैं। तो ये स्टडी प्लान है डे 1 टू डे 10 का। देखिए पहले दिन आप मिसलेनियस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात रीजनिंग में पढ़ सकते हैं, क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ग्रामर इंग्लिश में शुरू कर सकते हैं नाउन्स बेसिक से। सेकंड डे आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10 से 15 क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करते हैं प्रीलिम्स में। आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे जा सकते हैं, और इंग्लिश में फिर से ग्रामर में प्रोनाउंस, नाउन्स के बाद हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं। देखिए एक लॉजिकल फ्लो से पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा, नाउन्स समझे, नाउन्स के बाद प्रोनाउंस। सिंबल नोटेशन आप थर्ड डे के लिए रख सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक कंपैरिजन को हम 2 दिन देंगे, थर्ड डे और फोर्थ डे क्वांट्स में। और ग्रामर हम अगेन वर्ब्स एंड टेंसेस बेसिक्स और एडजेक्टिव बेसिस पे जा सकते हैं। डे 4 में और 5 में हम ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस पे आ जाएंगे, और इंग्लिश में ग्रामर कंटिन्यू कर सकते हैं। और डे 5 में हम अर्थमेटिक टॉपिक शुरू कर सकते हैं, पहले वाले बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, इसी ऑर्डर में, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। डे 6 में हम सीरीज पे जा सकते हैं, इधर हम अर्थमेटिक टॉपिक कवर कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज मिक्सचर वाला। और ग्रामर में हम कंजक्शन, प्रपोजिशन। डे 7 में हम फिर सीरीज पे फोकस करें, इधर अर्थमेटिक टॉपिक्स ले लें हम, टाइम वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। इधर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पे जाएं। डिडक्शंस को हमने 3 दिन दिया रीजनिंग के लिए, 8, 9, 10। उसमें हम बाकी टॉपिक्स उस समय हम अर्थमेटिक खत्म कर लेते हैं और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। और फिर 2 क्लासेस हमारे पास रीडिंग कॉम्पिटिशन की, 2 क्लासेस के बाद हम 2 क्लासेस हम वोकैब, सिनोनिम्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। देखिए फिर पजल्स वाला पार्ट आ जाता है। देखिए पजल्स को कितना हमने इंपॉर्टेंस दिया, डे 11 से लेके डे 18 तक। ये कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंकिंग, फ्लोर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर, ये सारा पजल्स का। ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, मतलब देखिए डे 11 से लेकर डे 18 तक सारा पजल्स है। और देखिए ये मेंस का प्रिपरेशन हो रहा है, क्लियरली हम बोल सकते हैं, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। डीआई में देखिए आप टेबल से लेके पाई चार्ट, बार ग्राफ, कॉम्बिनेशंस, केसलेट, डीआई, ये सारा 11 से डे 18 तक हम पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यही मेन पार्ट बनेगा ना आपका मेंस प्रिपरेशन में। अच्छा उसके बाद आप देखिएगा कि इंग्लिश में वोकैब
आप मैच द कॉलम, एरर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये चीजें हम नेक्स्ट 10 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर डे 21 से डे 40 की बात करें, आप डे 1 to 20 का रिपीट कर सकते हैं प्लान, और राइट टॉपिक वाइज टेस्ट इन फुल लेंथ टेस्ट। तो आप वही रिपीट करके टॉपिक वाइज रिवाइज भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज इन फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं। जनरली ये माना जाता है कि कम से कम एक मॉक टेस्ट पर वीक लिखा ही जाना चाहिए, और उसका एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। इट विल हेल्प यू इंप्रूव ऑन योर वीक एरियाज एंड रिवीजन ऑफ टॉपिक्स मच रिक्वायर्ड। सी वोकैबुलरी हो गया, या आपका ग्रामर के एरियाज हो गए, या लेट्स से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, ये सब कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे वीक हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी होती है। और बहुत ज्यादा टॉपिक्स पॉइंट्स में भी ऐसे होते हैं जिनमें रिवीजन की भी जरूरत है। डे 41 टू डे 50 हम क्या कर सकते हैं, हम मॉक लिख सकते हैं, एसबीआई क्लरिकल या फिर आईपीएस क्लरिकल ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर लिखने चाहिए, बिकॉज आप एक ह्यूज डेटाबेस इन ऑल ओवर इंडिया से आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए, कम से कम लास्ट 3 साल के, वो आपको क्वेश्चन टाइप्स, पैटर्न्स, डिफिकल्टी लेवल सारे बारों में आइडिया देगा, और आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन सेटअप हो पाएगी। इसके अलावा आप मॉक डिस्कशन क्लासेस अटेंड कीजिए, जहाँ पे आप एनालिसिस कीजिए, वर्कशॉप क्लासेस में डिस्कस कीजिए कि कैसे और सोल्यूशन शॉर्ट हो सकता है, और ये रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। सो टाइम ऑनलाइन क्लासेस ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन क्लासेस भी टाइम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नियरेस्ट टाइम सेंटर पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये मॉड्यूल है एसबीआई क्लरिकल के लिए। जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छी है, 3950। नंबर ऑफ क्लासेस उसमें 170 है, 170 घंटे की क्लासेस है, 85 क्लासेस, और 6 मंथ्स वैलिडिटी ऑफ वीडियोस है, स्टडी मटेरियल, 8 ई बुकलेट्स है, और आपको प्रीलिम्स और मेंस के 35 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं 160, और 12 महीने तक उसकी वैलिडिटी है। ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारी एक ऐप भी है, टाइम फॉर बैंक, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आप टाइम फॉर बैंक को सर्च करेंगे, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें हमारे जीए के अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें। Now if you can take some questions, you can just put it on the chat, then I can take some questions, अगर आपके कुछ questions हो तो। आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, just let me know, हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। कोई क्वेरीज नहीं है आपकी? ऑल सेट टू गो? ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and I wish you all the best, and uh, have a good preparation, and hopefully you succeed in your exam. Thank you.